हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट यूजी बायोलॉजी एकेडमी कोटा। एज यू नो स्टूडेंट्स, हमने डेली नीट क्वेश्चन सीरीज DNQ स्टार्ट कर रखी है, जिसमें आपको नीट के प्रीवियस क्वेश्चन अटैम्प्ट करने को मिलते हैं। बच्चों, अगर ये सीरीज़ आपने अभी तक ज्वाइन नहीं की है तो आप इसको ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम पे जा करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप है नीट यूजी बायोलॉजी एकेडमी कोटा को ज्वाइन कर सकते हो। बच्चों, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसको क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे बच्चों आप डायरेक्टली भी इस सीरीज़ को अटैम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पे अटैम्प्ट करना है तो आपको आप क्वेश्चन नंबर डालो, क्वेश्चन नंबर 1 to 6। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 to 3 दिख भी रहे हैं। इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के लिए आप वीडियो को पॉज करो और इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के लिए बच्चों फिर से वीडियो को पॉज करो और इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करो। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपने सभी क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लिए होंगे। अब इन क्वेश्चंस के हम सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। हम हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? मेटाफेज एट मेटाफेज पूछा है हमसे कि आपको ये पता लग गया कि यहाँ पे बच्चों देखो सेल साइकिल की 2 फेज होती हैं, इंटरफेज एंड एम फेज। एम फेज में भी हम फर्दर सब डिवाइड करते हैं, जिसमें कैरियोकाइनेसिस होता है, उसको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो यहाँ मेटाफेज की बात हो रही है बच्चों, क्रोमोसोम्स की बात हो रही है। क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर बाय देयर। जो ये पूछ रहा है कि जो क्रोमोसोम है वो स्पिंडल फाइबर से अटैच होते हैं, वो किस स्ट्रक्चर से अटैच होते हैं? क्रोमोसोम के पास कौन स्ट्रक्चर है जो कि जिससे वो अटैच करते हैं स्पिंडल फाइबर से? आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन सेंट्रोमियर है, सेटेलाइट्स है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस एंड काइनेटोकोर, ये आपको बताना बच्चों। इसको समझने के लिए देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है बच्चों, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने मेटाफेज जो होती है माइटोसिस की, उसके लिए बनाया मैंने माइटोसिस की मेटाफेज का डायग्राम बनाया है। और एनिमल सेल का बनाया बच्चों, ये मैंने एक एनिमल सेल ली है। कैसे लिए? जिसमें केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है, एक एनिमल सेल है, क्योंकि इसमें मैंने सेंट्रियोल भी दिखाए हैं बच्चों। तो ये एनिमल सेल का ही डायग्राम है। यहाँ पे देखो मैंने बच्चों मेटाफेज क्यों पूछी एग्जामिनर, ये भी बात समझो, क्योंकि मेटाफेज वो फेज होती है जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम बहुत इजीली समझ सकते हैं। मतलब सबसे सिंपल स्ट्रक्चर जो दिखता है क्रोमोसोम का, वो दिखता है बच्चों मेटाफेज में। इसलिए वो मेटाफेज में हम उस चीज़ को, स्ट्रक्चर को देख पाएंगे। इसलिए एग्जामिनर हमसे मेटाफेज के बारे में पूछ रहा है। ये बात सबसे पहले इंपॉर्टेंट थी। दूसरा, मेटाफेज में बच्चों क्या होता है कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम होते हैं वो इक्वेटर पे आकर के लाई करते हैं। जिनका सेंट्रोमियर क्या होता है, उस टाइम पे इक्वेटर पे होता है उनका सेंट्रोमियर। क्या होता है सेंट्रोमियर? क्या होता है बच्चों? सेंट्रोमियर जहाँ पे क्रोमेटिड्स अटैच करते हैं उसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। तो उस टाइम पे सेंट्रोमियर क्या होता है बच्चों? सभी क्रोमोसोम्स का इक्वेटर पे लाई करता है, उनके क्रोमेटिड्स पोल्स की टुवर्ड्स पोल्स डायरेक्टेड होते हैं। ये देखो देख सकते हो आप, पोल्स की तरफ इनके क्रोमेटिड्स हैं। इसलिए बच्चों यहाँ पे मैंने क्या दिखाया कि यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है बच्चों, उस पे आकर के यहाँ पे स्पिनल फाइबर अटैच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्पिनल फाइबर अटैच कर रहे हैं। उसके ऊपर एक प्रोटीन डिस्क बनी है बच्चों, उस प्रोटीन डिस्क को बोलते हैं हम काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं बच्चों? काइनेटोकोर। तो वो कहाँ पे आके अटैच करेंगे? सेंट्रोमियर के ऊपर भी एक प्रोटीन डिस्क है, इसको बोलते हैं बच्चों काइनेटोकोर पे आकर के स्पिनल फाइबर अटैच करेंगे अपोजिट पोल से, दोनों पोल से बच्चों, इधर से भी और उधर से भी, दोनों पोल से जो आकर के स्पिनल फाइबर अटैच करेंगे। और कुछ स्पिनल फाइबर तो बच्चों पोल टू पोल भी अटैच करते हैं, जो कि यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, शेप मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया जो स्पिनल फाइबर क्रोमोसोम को अटैच करते हैं वो कहाँ आके अटैच करेंगे? क्रोमोसोम पे, वो काइनेटोकोर के ऊपर आके अटैच करेंगे। इसलिए बच्चों हमारा ऑप्शन तो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन डी। मगर यहाँ पे सैटेलाइट और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन गिवन है, ये भी आपको पता होना चाहिए ये आंसर क्यों नहीं हुई, ये क्या होते हैं बच्चों। देखो मैंने फर्दर समझाने के लिए यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम बनाया है। मैंने केवल डीएनए दिखाया आपको। यहाँ पे मैंने क्या दिखाया? डीएनए दिखाया। इसके ऊपर कवरिंग और बना दो, ये पूरा क्रोमोसोम बन जाएगा बच्चों। कवरिंग ना दिखा कर मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि यहाँ पे सैटेलाइट और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन क्या होते हैं। देखो नॉर्मली बच्चों जो स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का, वो सेंटर में आसपास लगभग सेंटर में क्या रहता है? वो कॉन्स्ट्रिक्ट रहता है। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। जहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट होगा उसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसी के ऊपर बच्चों क्या मिलती है? काइनेटोकोर प्रोटीन डिस्क मिलती है, जहाँ पे स्पिनल फाइबर आकर के अटैच करते हैं। ये बात समझ में आ गई बच्चों। देखो यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कोई और कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट हो उसे बोलेंगे हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और कहीं पे भी अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो रखा है ना क्रोमोसोम अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसे हम सेंट्रोमियर भी बोल देते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को, तो उसके अलावा बच्चों प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर के अलावा बच्चों अगर कहीं पे कॉन्स्ट्रिक्ट हो रखा है उसे क्या बोलेंगे हम? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसी का एक और नाम भी है बच्चों, NOR। क्या बोलते हैं इसको? NOR, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। क्या बोलते हैं? NOR। ये इसी का नाम बच्चों। ये कब दिखता है हमें?
जब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये न्यूक्लियस बनाने वाला है, तो न्यूक्लियस का जो रीजन था वो हमें किस फॉर्म में दिख रहा है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन या एनओआर की फॉर्म में हमें दिख रहा है। तो वही रीजन जो न्यूक्लियस बनेगा पूरा, जब वहाँ पे न्यूक्लियस जब टीलोफेज आएगी, न्यूक्लियस बन जाएगा तो वहाँ पे न्यूक्लियस बनेगा। तो वही रीजन अभी क्या हो गया बच्चों, न्यूक्लियस को बनाने के लिए कौन सा रीजन है अभी यहाँ पे, ये न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन ही न्यूक्लियस बनाएगा। ये बच्चों ह्यूमन के अंदर 5 पेयर्स में मिलता है। कितने पेयर मिलते हैं, 5 पेयर। कौन से क्रोमोसोम याद रखना, 5 पेयर याद रखना, क्रोमोसोम नंबर याद रखना, 13, 14, 15, 21 एंड 22 पेयर के ऊपर आपको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन मिलता है या एनओआर रीजन मिलता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। बस इसके एंड्स क्या होते हैं, यहाँ पे टेलोमेयर बोलते हैं, एंड्स को हम टेलोमेयर बोलते हैं। और एक रीजन होता है यहाँ पे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन और टेलोमेयर के बीच के रीजन को बच्चों हम बोलते हैं सैटेलाइट। क्या बोलते हैं, सैटेलाइट रीजन। बच्चों यहाँ पे हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस मिलते हैं सैटेलाइट रीजन में। और बच्चों ये सैटेलाइट रीजन में जो हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है, यही बेसिस बनते हैं हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। क्या होते हैं ये, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस भी यही मिलते हैं। ठीक है, और इसलिए बच्चों यहाँ पे सैटेलाइट रीजन पे बेस्ड ही होता है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसी का हम सैटेलाइट रीजन का यूज़ करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए। वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इसी रीजन को हम कट करते हैं और वहाँ पे यूज़ करते हैं। ये बात क्लियर होगी। इस सैटेलाइट और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन का यहाँ पे बच्चों स्पिनल फाइबर अटैचमेंट में रोल नहीं था, तो इसलिए आंसर हमारा हो गया काइनेटोकोर। जबकि एक ऑप्शन दिया सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के ऊपर भी क्या होगा बच्चों, काइनेटोकोर को हमें प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। आप देख सकते हो फर्स्ट ऑप्शन सेंट्रोमियर था, उसके ऊपर भी काइनेटोकोर, तो प्रेफरेंस पे आ जाएगी बच्चों यहाँ पे काइनेटोकोर। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो इजी क्वेश्चन है। इन द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी, यहाँ पे पूछा गया कि हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी में द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP की बात हो रही है बच्चों। HGP क्या बात हो रही है, HGP के बारे में। लेड टू डेवलपमेंट हो बच्चों, ये NCERT की लाइन है, बिल्कुल वहां से क्वेश्चन बना हुआ है। लेड टू डेवलपमेंट ऑफ, डायरेक्टली बिल्कुल NCERT की लाइन है, एज इट इज वहीं से क्वेश्चन बना दिया। डेवलपमेंट ऑफ बायोसिस्टेमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमॉनिटरिंग और बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो बच्चों यहाँ पे आंसर तो बहुत आसान है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ था। बाकी आंसर भी देख लेते हैं हम ऑप्शंस के यहाँ पे किस तरह के हैं, तो जान लेते हैं उनके बारे में। तो बायोसिस्टेमेटिक्स क्या होता है कि स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स ओरिजिन, कि यहाँ पे जो नेचर में जितनी डाइवर्सिटी है उसकी डिस्कवरी, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसका नेम, ठीक है, और उनका जिस तरीके से अरेंज करना है वो सब किसके बेसिस पे आता है बच्चों, वो सारा आता है हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ के अंदर आ जाता है। तो उसको हम बायोसिस्टेमेटिक्स बोलते हैं कि सिस्टेमेटिकली उन्हें कैसे अरेंज किया गया है। फाइलोजेनिक स्टडी के बेसिस पे उनको, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर अदर डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे कैसे उनको वहाँ पे क्लासीफाई करके, आइडेंटिफाई करके, नेम करके अरेंज किया गया, उसको बोलते हैं बायो सिस्टेमेटिक्स। बायोटेक्नोलॉजी बच्चों ये न्यू ब्रांच है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है किसके लिए, दैट यूटिलाइज बायोलॉजिकल सिस्टम, ये बायोलॉजिकल सिस्टम को यूटिलाइज करती है, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को और पार्ट्स ऑफ दिस, या फिर उनके पार्ट्स को यूज़ करती है। ठीक है, टू डेवलप और क्रिएट प्रोडक्ट्स, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं हम, क्रिएट कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के साथ। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ में। ठीक है, या फिर बायोलॉजिकल सिस्टम जो है उनके पार्ट्स, लिविंग सिस्टम, उनके लिए हम यहाँ पे डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स, हम डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स को क्रिएट करने के, डेवलप करने के लिए हम इस ब्रांच का यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ हो रहा है। ये बात समझ में आ गई। थर्ड देखो बायो मॉनिटरिंग होता है बच्चों, बायो एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज आता है। इसमें क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं हम, डिफरेंट केमिकल टॉक्सिक कंपाउंड जो होते हैं उनका मेजरमेंट करते हैं, या फिर एलिमेंट्स जो होते हैं उनका करते हैं, या फिर मेटाबोलाइट जो बनते हैं बच्चों, जो कि मेटाबोलाइट्स के मेटाबॉलिज्म जो हो रहा था उसके बीच में बनते हैं, वो तो उन मेटाबोलाइट्स का हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, मेजरमेंट करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में, तो उसको बोलते हैं बायो मॉनिटरिंग। तो ये बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस का, जैसे कि बच्चों आपको पता है हम ब्लड और यूरिन सैंपल मोस्ट कॉमनली देखते हैं, हम ये देखते हैं उसमें कि वहाँ पे जैसे टॉक्सिक केमिकल जो हमारी बॉडी में बने हुए हैं, क्या उनकी कंसंट्रेशन बढ़ तो नहीं गई है, या उनकी कंसंट्रेशन किस तरह से वहाँ पे वेरी कर रही है, तो उसको चेक करने के लिए हम एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या करते हैं, बायो मॉनिटरिंग। तो आप जब भी डायग्नोस्टिक लैब में जाओगे तो आपको ये टेस्ट देखने को मिलेगा, बायो मॉनिटरिंग होती है वहाँ पे। तो ये टर्म जब भी आप लैब में जाओ तो आप याद करो, बायो मॉनिटरिंग हो रही होगी आपकी। फिर उसके बाद बच्चों बायोइन्फॉर्मेटिक्स वो सब डिसिप्लिन था जो बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, इसमें क्या बच्चों देखो बायोलॉजी और कंप्यूटर दोनों का काम आता है। मतलब बायोलॉजी भी हम काम कर रहे थे जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे काम हो रहा था, उस टाइम पे डाटा इतना ज़्यादा हो गया था बच्चों, जब जीन सीक्वेंस हो रही थी उस डाटा को स्टोर करना, हमने लिख के बहुत ज़्यादा वहाँ टाइम, हार्ड वर्क चाहिए था और बहुत ज़्यादा वहाँ पे पेपर वर्क होना चाहिए था। मगर उसको क्या किया बच्चों, यहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ किया गया उसी के लिए, कि जो जीनोम सीक्वेंस होते गए उनको स्टोर करते गए, तो उन डाटा को फिर एनालिसिस कर
लिया गया कंप्यूटर की हेल्प से, तो वो काम आसान हो गया। तो इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे मर्ज होगी दो फील्ड, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस। तो इसलिए इसी के कारण आया बायो इन्फॉर्मेटिक्स। यहाँ पे क्या आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया कंप्यूटर साइंस का बायोलॉजी के लिए, तो इसलिए उसको बोलेंगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स ब्रांच का यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ HGP के दौरान। ठीक है, कंसर्न विद द एक्विजिशन की डाटा को कलेक्शन करना है, स्टोरेज करना है, एनालिसिस करना है, ये सब बायोइन्फॉर्मेटिक्स में होता है। डिससेमिनेशन डाटा को फिर किस तरह से यूज़ करना है, डिससेमिनेट करना है यूजफुल पर्पस के लिए। ठीक है, वो बायोलॉजिकल डाटा, उस बायोलॉजिकल डाटा के लिए जितना भी एक्विजिशन है, उसका स्टोरेज है, एनालिसिस है और डिससेमिनेशन है, वो सब किस में का बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। जैसे कि DNA का कर सकते हैं हम बच्चों, अमीनो एसिड सीक्वेंस कर सकते हैं, कोई जीन एक्सप्रेस कर रही है तो उसमें कौन सा अमीनो एसिड सीक्वेंस है, ये सब पता कर लिया गया है बच्चों। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ही पता गया कितनी जीन्स हैं ह्यूमन्स के अंदर, कितने बेस पेयर्स हैं, कौन से जो जीन होते हैं उसके कौन से अमीनो एसिड सीक्वेंस होते हैं जब अगर वो प्रोटीन बनाए, तो ये सब क्या है, जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है किसकी हेल्प से, बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो इसलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बायोइन्फॉर्मेटिक्स। उसके अलावा बाकी जो थे वो भी आपको पता लग जाएंगी वो क्या क्या हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन आसान है, द अनइक्विवोकल प्रूफ, ठीक है, ये ऑफ DNA, ये किसने दिया था बच्चों, DNA एज द जेनेटिक मटेरियल के लिए जो है ये अनइक्विवोकल प्रूफ केम फ्रॉम द स्टडीज। इसकी स्टडी किस पे हुई थी बच्चों, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे देखो बैक्टीरियल वायरस आपको गिवन है, फंगस गिवन है, बैक्टीरियम गिवन है, विरोइड गिवन है। अब देखो एविडेंस यहाँ पे बच्चों सॉल्यूशन में देखो, एविडेंस फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स विद द बैक्टीरियोफाज। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किससे हुआ बच्चों, बैक्टीरियोफाज पे एक्सपेरिमेंट हुआ, उससे इसके एविडेंस आए थे। तो ये इसका आंसर था बैक्टीरियोफाज, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है बच्चों। ऑप्शन ए में क्या है, बैक्टीरियल वायरस, यही क्या है, बैक्टीरियोफाज है, ये क्या है, बैक्टीरियोफाज है। इसी बच्चों एक्सपेरिमेंट क्या बोलते हैं, हर्सेन चेज एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, हर्सेन चेज ने ये एक्सपेरिमेंट किया था 1952 में, जिसकी हेल्प से इन्होंने प्रूव किया कि DNA जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, कैसे किया बच्चों, इन्होंने टिश्यू बैक्टीरियोफाज लिया। बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं, जो वायरस बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, खाते हैं, उनको बोलते हैं हम बैक्टीरियोफाज। तो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, ये इकोलाई को मेनली किस पे काम किया इन्होंने, टिश्यू बैक्टीरियोफाज, जो कि इकोलाई पे काम किया, साथ में इकोलाई को अटैक करते हैं और ये मल्टीप्लाई करते हैं उसी के अंदर ही, ये बैक्टीरियोफाज उसी के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, अपनी नंबर या संख्या पॉपुलेशन बढ़ा लेते हैं। तो ये वायरस होते हैं बच्चों बैक्टीरियोफाज। ये न्यूक्लियर प्रोटीन होता है वायरस, जो भी वायरस हो क्या होता है, न्यूक्लियर प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और यहाँ पे प्रोटीन से मिलकर बना होता है। कि न्यूक्लिक एसिड इनका मटेरियल होता है, वो अंदर प्रेजेंट रहता है और ऊपर कोट होता है प्रोटीन की वायरस के अंदर। तो यहाँ पे बच्चों क्या यूज किया गया, रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस। यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड के लिए यूज किया रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस। न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या होता है बच्चों, फॉस्फोरस होता है, तो यहाँ पे रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस यूज किया गया, फॉस्फोरस 32 यूज किया गया। और प्रोटीन के लिए बच्चों रेडियोएक्टिव सल्फर यूज किया गया, आइडेंटिफाई करने के लिए नॉर्मल सल्फर, और यहाँ पे रेडियोएक्टिव सल्फर के लिए सल्फर 35 यूज किया गया, S35 किया था रेडियोएक्टिव सल्फर प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये आपको याद रखना बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या क्या बातें आपको अपार्ट फ्रॉम बैक्टीरियोफाज, इकोलाई, ये सब बातें आपको याद रखनी थी कि प्रोटीन के लिए रेडियोएक्टिव सल्फर और न्यूक्लिक एसिड के लिए रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस यूज किया गया। तो ऑप्शन तो आपको पता लगे कि बैक्टीरियोफाज था, इसको बैक्टीरियल वायरस बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक ऑप्शन गिवन है बच्चे यहाँ पे विरियोइड। विरियोइड क्या होता है, ये शॉर्ट सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इनके अंदर रहता है, शॉर्ट सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। और यहाँ पे प्रोटीन कोड एब्सेंट होता है। प्रोटीन कोड क्या होता है, एब्सेंट होता है, जब प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं होता है तो इनको बोलते हैं विरियोइड। ये भी इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, इन्फेक्शियस पैथोजन होते हैं बच्चों। और ये भी जनरली एंजियोस्पर्म्स वगैरह में, ये अपनी हायर जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, उनमें ही ये अपने डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पे ऑप्शंस देखो ध्यान से। फर्स्ट ऑप्शन बैक्टीरियल वायरस था, जिसको बैक्टीरिया फाज बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन सही हो गया। सेकंड फंगस है, फंगस इसका आंसर नहीं होगा। बैक्टीरियम इसका आंसर नहीं होगा, लेकिन बैक्टीरियम पे तो वायरस जो अटैक करता है, तो इसलिए ये बैक्टीरियम दिया हुआ था, इसको कई बच्चों ने चूज किया होगा, तो गलत था। विरियोइड भी इसका आंसर नहीं होगा बच्चों। तो अनइक्वल प्रॉप किसके ऊपर आया था, DNA के लिए जेनेटिक मटेरियल है, ये बैक्टीरियोफाज या बैक्टीरियल वायरस के ऊपर। क्वेश्चन थर्ड हो गया। क्वेश्चन फोर्थ पे चलते हैं। क्वेश्चन फोर्थ, गटेशन इज द रिजल्ट ऑफ, तो आपको गटेशन के बारे में बताना है। ये क्वेश्चन आप बहुत बार पढ़ चुके हो, बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर भी एग्जाम में आ सकता है। रिजल्ट ऑफ ये आपको बताना था, तो गटेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको गटेशन क्या होता है। गटेशन बच्चों देखो, गटेशन में क्या होता है कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। किस फॉर्म में होता है बच्चों, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होता है। लीफ से ही होगा, ये कहाँ से होगा, लीफ के मार्जिन जो होते हैं वहाँ से ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होगा। मतलब लिक्विड फेज में अगर यहाँ पे वाटर लॉस हो रहा है, उसको बोलेंगे गटेशन, उसको बोलेंगे गटेशन। अगर ये वेपर की फॉर्म में होता है बच्चों, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसपिरेशन। को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। अगर वाटर वेपर की फॉर्म में लॉस हो रहा है, स्टोमेटा के थ्रू मेनली हो रहा है, तो उसको बोलेंगे ट्रांसपिरेशन। मगर लिक्विड की फॉर्म में उसे बोलेंगे गटेशन। होता क्यों बच्चों, रूट प्रेशर। होता क्या है, रूट प्रेशर। किस वजह से होता है बच्चों, रूट प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होता है ये। ठीक है, रूट प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होता है।
और दूसरे रीजन क्या है बच्चों, यहाँ पे उस टाइम पे क्या होगा कि प्लांट के अंदर रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा और रेट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा बच्चों, वो कम होगा। तो उस टाइम पे वाटर थोड़ा बॉडी के प्लांट की बॉडी उसके अंदर ज़्यादा होगा, इसलिए वो लीफ की मार्जिन से निकल कर क्या जाएगा, वाटर ड्रॉप्स की फॉर्म में डायरेक्टली उसको बोलेंगे हम गटेशन बच्चों। ये कब देखने को मिलेगा, नाइट टाइम या फिर अर्ली मॉर्निंग में आपको देखने को मिलेगा प्लांट्स के अंदर। जो जितने छोटे प्लांट होते हैं बच्चों, जो क्रॉप प्लांट उनमें बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, ग्रास में देखने को मिलता है गटेशन। और ये किसके कारण होता है बच्चों, ये रूट प्रेशर के कारण होता है, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे क्या होता है, ट्रांसमिशन बहुत कम हो रहा हो और वाटर प्रेशर ज़्यादा हो, तो उस टाइम पे आपको रूट प्रेशर होने की वजह से गटेशन या फिर लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स दिखता है, उसको बोलते हैं गटेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड ऑप्शन। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, गटेशन इज द रिजल्ट ऑफ रूट प्रेशर। ऑस्मोसिस क्या होता है बच्चों, ऑस्मोसिस के बारे में आपको पता होगा। ऑस्मोसिस क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू सेम मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। के बारे में आप काफ़ी डिटेल में पढ़ते हो छोटी क्लासेस से ही। डिफ्यूजन प्रेशर बच्चों, जब भी कोई लिक्विड जैसे कि वाटर है डिफ्यूज कर रहे हैं विद इन द सिस्टम भी कर सकता है लिक्विड, और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा सकता है, उस टाइम पे डिफ्यूजन होगा बच्चों। तो डिफ्यूजन होगा तो क्या होगा, जो ऑस्मोसिस भी एक डिफ्यूजन होता है पानी का, ठीक है। तो वैसे ही तो वो जो प्रेशर से जाएगा उसको बोलेंगे हम डिफ्यूजन प्रेशर। क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन प्रेशर। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में डिफ्यूज करते हुए जो प्रेशर लगाएगा उसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन प्रेशर। तो जैसे कि पानी है, पानी के पास में डिफ्यूज करने की पावर है, तो इसलिए उसके पास में डिफ्यूजन प्रेशर भी होगा, विद इन द सिस्टम भी होगा, ठीक है। एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल जो प्रेशर लगाएगा उसे बोलेंगे डिफ्यूजन प्रेशर। इसलिए हमारा ऑप्शन फोर्थ क्वेश्चन जो था उसके लिए ऑप्शन बी रूट प्रेशर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर। आपको पूछा गया है फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए बच्चों कौन सा एसेंशियल है, ये आपको बताना है कौन सा एलिमेंट एसेंशियल होगा इसमें से आपका गिवन ऑप्शन में से। सबसे पहले देखते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर कब होगा बच्चों, जब यहाँ पे लाइट एक्शन हो रही होगी फोटोसिंथेसिस की। कब होगा, जब लाइट एक्शन हो रही होगी, जब वहाँ पे लाइट आ रही होगी तो वहाँ पे उस टाइम पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा। लोकेशन बच्चों देखो, ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड कहाँ होता है, ये ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड में। तो बच्चों मैंने एक थाइलेकोइड बनाया है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये उसकी मेम्ब्रेन है मैंने, जिसके अंदर PS2 फोटोसिस्टम 2 दिखाया है। इसके ऊपर लाइट गिरी, लाइट गिरने के बाद में इलेक्ट्रॉन एक्साइड होकर निकल गए। अब वहाँ पे जो ल्यूमेन था उसके अंदर क्या होगा बच्चों, वहाँ पे एक ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होगा। क्या होगा, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ल्यूमेन के अंदर। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ही वाटर को स्प्लिट करेगा, वाटर का ब्रेक डाउन करेगा। तो ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ही PS2 के साथ में रहता है और ये वाटर का ब्रेक डाउन करता रहता है, और इसे इलेक्ट्रॉन निकाल के जो PS2 के इलेक्ट्रॉन निकल गए थे एक्साइड होने के बाद में उनकी कमी को पूरा करने के लिए बच्चों ये OEC काम करता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। और ये काम होता है ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड में, ल्यूमेन में मिलेगा बच्चों। ये ओवरऑल एक ही मेम्ब्रेन दिखाई है बच्चों, ये मेम्ब्रेन मैंने जूम इन करके दिखाई आपको, मेम्ब्रेन दो नहीं, ये एक ही मेम्ब्रेन है, बस इनर स्पेस जो है ये इसको ल्यूमेन बोलते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता हुआ जब लाइट रिएक्शन चल रही होगी। देखो बच्चों ये कैसे करता है, OEC काम कैसे करता है। OEC 4 वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करेगा तो क्या निकालेगा, 4 प्रोटॉन्स और 4 हाइड्रोक्साइड आयन निकालेगा यहाँ से। फिर उसके बाद में क्या 4 हाइड्रोक्साइड को फर्दर ब्रेक डाउन कर देगा, इससे क्या बनेगा 2 वाटर मॉलिक्यूल 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा और 2 यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन। मगर नेसेंट ऑक्सीजन क्या है बच्चों, देखो ये काफ़ी टॉक्सिक होती है, इसको जल्दी से क्या करेगा, बीटा कैरोटीन कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा बीटा कैरोटीन वहाँ पे जो प्रेजेंट होगा। अब देखो ओवरऑल रिएक्शन क्या है बच्चों, यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल यूज हुए थे मगर 2 बन गए, तो यहाँ पे 2 माइनस हो जाएंगे। तो इसलिए क्या ओवरऑल हमारे 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज हुए, 2 प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गए थे, इसलिए ओवरऑल हमें माइनस कर दिया तो 2 रह गए। ये देखो बच्चों यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास में क्या बचा, 4 प्रोटॉन बच गए बच्चों और 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गए और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होने से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल के तो 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बच्चों यहाँ पे और 4 प्रोटॉन निकलेंगे। इसके लिए बच्चों OEC ही काम करता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। इसकी एक्टिविटी के लिए बच्चों कौन सा आयन है ये पूछा गया था हमें, यहाँ पे कौन से एलिमेंट रिक्वायर्ड हैं। यहाँ पे मैग्नीज है बच्चों, मैग्नीज के साथ में क्लोरीन है, कैल्शियम है, ये तीनों में से कोई भी होगा तो बच्चों यहाँ पे कोफैक्टरा काम कर देगा OEC की एक्टिविटी के लिए। मगर यहाँ पे बच्चों देखो ऑप्शन में क्लोरीन भी नहीं है, कैल्शियम भी नहीं, केवल मैग्नीज गिवन है, तो आपको मैग्नीज आंसर हो जाएगा। बट इन तीनों में से भी अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछे कौन से ज़्यादा काम करता है, मैग्नीज ज़्यादा काम करता है OEC के साथ में बच्चों, इसकी ज़्यादा एफिनिटी है। उसके बाद क्लोरीन है, उसके साथ कैल्शियम है सबसे कम, ठीक है। तो ये ऑर्डर भी याद रखना, एग्जाम में ऑर्डर भी आ सकता है बच्चों। यहाँ तक आपको क्वेश्चन का आंसर पता लग गया कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए कौन सा एलिमेंट एसेंशियल है, मैग्नीज। इसके अलावा जो और ऑप्शन बोरॉन है, जिंक, कॉपर भी गिवन है, इनके क्या फंक्शन होते हैं ये भी जान लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास में है बोरॉन। बोरॉन क्या बच्चों, बोरॉन किस लिए रिक्वायर्ड होता है, पोलन जर्मिनेशन। आपके लिए रिविजन भी हो जाता है अगर आप बार बार इन चीज़ों को पढ़ते हो तो। बोरॉन किस लिए बच्चों, पोलन जर्मिनेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसलोकेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड है बच्चों, बोरॉन एलिमेंट।
सेल डिफ्रेंशिएशन होना हो, वहाँ पे सेल को मेच्योरिटी की तरफ जाना हो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है जब डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, उसको बोलते हैं सेल डिफ्रेंशिएशन। उस टाइम पे बोरोन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जिंक की फंक्शन क्या है, एक्टिवेट्स एंजाइम कार्बोक्सिलेज जितने भी उनको एक्टिविटी करवाने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए बच्चों, जिंक होना चाहिए। और सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन के लिए भी क्या होना चाहिए बच्चों, जिंक की रिक्वायरमेंट होती है। तो जिंक किस लिए, सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन एक प्लांट हार्मोन है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन है बच्चों, ठीक है, पीजीए तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन है यहाँ पे। और इसकी एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए बच्चों आपको, ऑक्सीजन की सिंथेसिस के लिए जिंक चाहिए आपको। इसके अलावा कॉपर है बच्चों, कॉपर का एसेंशियल फॉर द ओरल मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है प्लांट्स, उसके लिए क्या चाहिए आपको, यहाँ पर कॉपर चाहिए। और कॉपर किस में इंपॉर्टेंट है बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन में, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो चलती है ना वहाँ पे बच्चों, जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वो रेस्पिरेशन की बात हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, या फिर वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि लाइट फेज में चलती है थाइलेकोइड्स के अंदर, उसमें क्या बच्चों वहाँ पे जो साइटोक्रोम्स होते हैं उनका कंपोनेंट क्या होता है, कॉपर होता है। तो इसलिए रेडॉक्स रिएक्शन में काम करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। सम वेस्कुलर बंडल्स डिस्क्राइब्ड एज ओपन, किन वेस्कुलर बंडल को ओपन बोलते हैं आपको बताना बच्चों। दीज उनके बारे में क्या होना चाहिए जिसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं बच्चों इनके बारे में। सबसे पहले वेस्कुलर बंडल्स विच हैव कैम्बियम, जिनके पास में कैम्बियम होगा बच्चों उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन वेस्कुलर बंडल। बच्चों उसको क्या बोलेंगे, ओपन वेस्कुलर बंडल। और ये ओपन वेस्कुलर बंडल बच्चों जो होते हैं ये कंटेन्स एन इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इनके पास में क्या था बच्चों, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, जो किसके बीच में होता है, जाइलम और फ्लोएम में आपको देखने को मिलता है। अब बच्चों यहाँ पे क्या है कि ओपन वेस्कुलर क्यों बोला गया, इनके बीच में एक वेस्कुलर कैम्बियम है। वेस्कुलर कैम्बियम है तो क्या करेगा ये वेस्कुलर कैम्बियम बच्चों, ये वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है ये लेटरल मेरिस्टेम का काम करता है। क्या करता है, लेटरल मेरिस्टेम का काम करता है, मतलब ये डिवीजन करने की पावर रखता है वेस्कुलर कैम्बियम। इससे क्या होगा बच्चों, जैसे ये ग्रो करेगा और फिर डिफरेंशिएट करेगा, इससे क्या होगी बच्चों, सेकेंडरी ग्रोथ। इस ग्रोथ को हम बोलेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। मतलब यहाँ पे ग्रोथ सेकेंडरी है तो इसका मतलब ये साइड बेज यहाँ पे डायमीटर इंक्रीज होगा और साथ में गर्थ इंक्रीज होगी प्लांट के सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से। ये इसलिए होगा क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्या बनेंगे, सेकेंडरी टिश्यूज। यहाँ पे क्या बनने वाले हैं बच्चों, सेकेंडरी टिश्यूज बनेंगे। और सेकेंडरी टिश्यू बनेंगे तो बच्चों क्या होगा, उनसे क्या बनेगा, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। क्या बनेगा, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का सिंथेसिस होगा। इसलिए इसको बच्चों बोलते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल। क्या बोलते हैं, ओपन वेस्कुलर बंडल। अब आप पूछो कि ये ओपन वेस्कुलर बंडल मिलते कहाँ हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इन डाइकोट्स। कहाँ मिलते हैं बच्चों, ये डाइकोट्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। डाइकोट के भी स्टेम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे ये ओपन वेस्कुलर बंडल, आपको देखने को मिलेंगे डाइकोट स्टेम के अंदर, ठीक है। यहाँ पे बच्चों देखो मैंने पहले ही बताया था इसके बारे में कि जब वेस्कुलर कैम्बियम हो तो वो क्या करेगा, वो सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, सेकेंडरी टिश्यूज बनाएगा। सेकेंडरी टिश्यू कौन से होते हैं, सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी फ्लोएम। तो ये इनके लेयर्स बनाएगा बच्चों यहाँ पे, और इसके कारण क्या होगा, डायमीटर बढ़ेगा और ग्रोथ बढ़ेगी, इसी को सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। तो ये ओपन वेस्कुलर बंडल होते हैं बच्चों। इस यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बनता है, क्योंकि यहाँ पे मेनली पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है बच्चों। पैरेन्काइमेटस टिश्यू होने की वजह से यहाँ पे ये मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं, और मेरिस्टेमेटिक बनने के बाद में फिर से ये यहाँ पे डिवाइड करते हैं और फिर से रीडिफरेंशिएशन कर लेते हैं। ये बात आपको याद रखनी थी। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया आर नॉट सराउंडेड बाई पेरिसाइकिल। ये रॉन्ग हो गया बच्चों, क्योंकि ये सराउंडेड पेरिसाइकिल तो लेयर होती है ना, पेरिसाइकिल लेयर तो बिल्कुल रहेगी वेस्कुलर बंडल के आसपास, ठीक है। तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया। आर सराउंडेड बाई पेरिसाइकिल बट नो एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस भी होगी बच्चों, ये भी रॉन्ग होगी, क्योंकि पेरिसाइकिल के बाहर क्या होगी, एंडोडर्मिस होगी, उससे बाहर कोटेक्स होगी, फिर एपिडर्मिस होगी, तो इसलिए ये भी रॉन्ग होगी। आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। बच्चों बिल्कुल सही है, ओपन इसीलिए इनको इसलिए बोलते हैं हम यहाँ पे वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो सेकेंडरी टिश्यू जैसे कि सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बना सकता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगी एक्सप्लेनेशन ओपन वेस्कुलर बंडल होने के लिए। पोजेस कंजेक्टिव टिश्यू, बच्चों कंजेक्टिव टिश्यू नहीं होता, जाइलम फ्लोएम के बीच में पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे पैरेन्काइमेटस टिश्यू आता, तो ये सही हो जाती डी वाली। तो यही इसका आंसर था, आपको पता लगेगा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो होगा बच्चों ऑप्शन सी या थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करूँ बच्चों आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपको बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ, आप कोई भी क्वेरी आप कमेंट करके बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।